हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री बाय शशि भूषण यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, झारखंड बोर्ड का एग्जाम जो है कि काफ़ी अब नज़दीक है, तो जितने भी स्टूडेंट्स झारखंड बोर्ड से एग्ज़ाम दे रहे हैं और बच्चों अगर आप 12th के स्टूडेंट हैं और अगर आपका सब्जेक्ट जो है कि आपका आईएससी रहा है, जिसमें कि आपका फिजिक्स पेपर है, केमिस्ट्री पेपर है और आपका बायोलॉजी पेपर होगा, मैथ्स पेपर होगा, तो इस तरह से जिनका भी आईएससी सब्जेक्ट है, तो बच्चों केमिस्ट्री का जो मॉडल जो पेपर जो जारी किया गया है जैक बोर्ड के द्वारा, तो आज के इस वीडियो में जो है कि मैं आपको जो सैंपल पेपर है जो जारी किया गया है JCERT के द्वारा, जो झारखंड में जो जैक बोर्ड का जो एग्जाम जो कंडक्ट हो रहा है, तो उनके द्वारा जो है कि ये सैंपल पेपर जो है ये देखिए जारी किया गया है। तो ये जो सैंपल पेपर है आपको मैं आज के इस वीडियो में मैं एक एक करके जो है MCQ क्वेश्चन जो आपके 25 क्वेश्चन से हैं वो जो है कि मैं आज आपको एक एक करके जो है मैं करवाने वाला हूं, जिसमें कि डिटेल्स में आपको मैं कॉन्सेप्ट के साथ साथ जो है कि मैं आपको आंसर भी बताऊंगा कि सटीक जो आंसर है, करेक्ट जो आंसर है वो कौन सा है। तो इसलिए आप जितने भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं और अगर आप 2026 में अगर झारखंड बोर्ड से अगर आप एग्जाम देने वाले हैं तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे, ताकि आपके लिए जो है कि पूरा कॉन्सेप्ट जो है कि ये क्लियर हो जाए एग्जाम से रिलेटेड, और अदर बोर्ड्स के भी जो बच्चे हैं वो भी जरूर देख लेंगे इस क्वेश्चन को, ताकि आपको आइडिया लगेगा कि MCQ में जो है कि क्वेश्चंस जो हैं वो किस प्रकार से पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले बच्चों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे गुजारिश है, अगर आप फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं मेरे YouTube चैनल से, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बच्चों प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके लिए जो है कि मैं एक एक करके वीडियो जो है मैं लेकर के आ रहा हूं, और जब तक बोर्ड एग्जाम नहीं होगा मैं एक एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है आपका केमिस्ट्री का जो है कि मैं करवाने वाला हूं। तो आइए बच्चों हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं कि ये जो पेपर है ये जो जारी किया गया है ये JCERT यानी इसको हम लोग क्या बोलते हैं, झारखंड काउंसिल ऑफ एडुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग जो है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, JCERT, इनके द्वारा जो है ये सैंपल पेपर जो है वो जारी किया गया है, जिसमें देखिए क्लियर मेंशन किया हुआ मॉडल क्वेश्चन पेपर, जो सेशन जिनका कितना है 2025 से 26 जिनका सेशन है, क्लास 12th का है, सब्जेक्ट जिनका केमिस्ट्री है, बच्चों ध्यान देंगे सब्जेक्ट जो है जिनका केमिस्ट्री होगा उनके लिए जो है कि मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। फुल मार्क्स आपका 70 मार्क्स का है, टाइम जो है वो 3 आवर्स है। इसमें बच्चों आज का इस सेशन में जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि आज MCQ क्वेश्चन जो है हम लोग देखेंगे और इसका सॉल्यूशन भी जो है कि हम लोग एक एक करके यहाँ पर देखेंगे कि आखिर क्वेश्चन को कैसे आपको अटेम्प्ट जो है कि वो करना है, ये मैं एक एक करके जो है कि मैं दिखाऊंगा। इसमें देखिए राइट साइड में यहाँ पर क्लियरली जो है कि मेंशन किया हुआ 1 × 25 = 25, यानी एक क्वेश्चन जो है आपका 1 नंबर का है। और आज के लेक्चर में हम लोग टोटल 25 क्वेश्चन जो है वो देखने वाले हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चंस होंगे आपके सेक्शन B, C और D से जो है कि मैं एक एक करके जो है पार्ट बाय पार्ट आपको मैं करवाऊंगा, तो इसलिए जो है कि आप वीडियो को आप अंत तक जरूर देखेंगे और आगे भी आप जुड़े रहेंगे। देखिए सबसे पहले बच्चों सेक्शन A का जो है कि हम लोग बात करने जा रहे हैं, जिसमें क्वेश्चन में देखिए लिखा हुआ मोलारिटी ऑफ प्योर वाटर। तो देखिए इसमें आपको दो कॉन्सेप्ट है, एक मोलारिटी है और दूसरा जो है वो क्या है, प्योर वाटर। तो देखिए बच्चों प्योर वाटर जो है वो क्या होता है, जिसमें कि इंप्यूरिटीज जो है कि वो प्रेजेंट नहीं होते हैं। तो प्योर वाटर में इंप्यूरिटीज प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, और उसका जो है कि आपसे क्या पूछ रहा है, मोलारिटी। तो सबसे पहले आपको मोलारिटी जो है कि इसका फॉर्मूला जो है वो आपको पता होना चाहिए। और ये जो क्वेश्चन है बच्चों, ये क्वेश्चन किस चैप्टर का है ये भी जो है कि आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि मोलारिटी का जो क्वेश्चन ये पूछा गया है ये सॉल्यूशन चैप्टर का है आपका, और इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों। तो सबसे पहले जो है कि आपको फॉर्मूला मोलारिटी का जो है वो जानना जरूरी है। तो मोलारिटी का फॉर्मूला होता है बच्चों नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय जो है वो क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये है आपका मोलारिटी का फॉर्मूला। मतलब आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो है कि आपको दो चीज यहां पर चाहिए। क्या क्या चाहिए, एक तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट चाहिए, और सेकंड जो है वो क्या चाहिए, वॉल्यूम चाहिए। और किसका चाहिए, वो भी सॉल्यूशन का। तो सबसे पहले जो है कि मैं आपको ऐसे क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है
मैं आपको एक एक करके स्टेप बाय स्टेप जो है कि मैं बताने जा रहा हूं, जिसको आप ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले देखिए इस क्वेश्चन में यहाँ पर बच्चों आपको कुछ भी जो है मेंशन नहीं किया हुआ है, कुछ भी मतलब यहाँ पर कोई न्यूमेरिकल जो डेटा है वो आपको नहीं दिया गया है, ध्यान देंगे। इसमें आपको सिर्फ जो है कि देखिए लैंग्वेज लिखा हुआ, तो ऐसे क्वेश्चन को आप कैसे अटेम्प्ट करेंगे, इसके लिए जो है कि आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। और कॉन्सेप्ट में क्या है कि प्योर वाटर का डेंसिटी जो है वो आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले आपको इसके लिए क्या चाहिए, इसका डेंसिटी। तो बच्चों डेंसिटी जो होता है प्योर वाटर का वो जो होता है वो कितना होता है, 1 ग्राम जो है वो पर ml होता है। इसको आप क्या लिख सकते हैं, 1000 जो है कि आप लिख सकते हैं यहां पर ग्राम, और जो है कि ये पर जो है कि आप ml लिख सकते हैं, ठीक है। ये 1 ग्राम पर ml जो दिया हुआ है, इस डेटा को जो है कि आप याद रखिएगा, तो इससे जो है कि क्वेश्चन बन जाएगा। तो सबसे पहले जो है कि आपको यहां पर ये वैल्यू याद होना चाहिए कि इसका डेंसिटी का जो कितना है 1 ग्राम पर ml है। दूसरा फॉर्मूला जो है बच्चों क्या है कि आपको यहां से आपको पता है कि 1 लीटर इज इक्वल टू जो है वो क्या होता है 1000 जो है वो क्या होता है ml। चूंकि आपको क्या चाहिए यहां पर नंबर ऑफ मोल्स निकालना है। नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए आपको देखिए गिवन मास जो है वो तो पता नहीं है, किसका, वाटर का, लेकिन वाटर का मोलर मास जो है हम लोगों को पता है। उसके हेल्प से हम लोग नंबर ऑफ मोल्स जो है वो क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट आसानी से कर सकते हैं। तो सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालने का जो है कि हम लोग यहां पर व्यवस्था कर रहे हैं, और उसमें क्या है, सबसे पहले डेंसिटी जो है ये आपको याद रखना है, जो कितना होता है 1 ग्राम जो है वो पर ml होता है। जो आपका वॉल्यूम है वो उसका रिलेशन क्या है, 1 लीटर इज इक्वल टू क्या होता है 1000 ml। तो सबसे पहले मास जो है आपको कैलकुलेट यहां से करना होगा। तो मास, इन दोनों के हेल्प से मास निकल जाएगा, क्योंकि ये जो है वो क्या है आपका वॉल्यूम है और ये है डेंसिटी। तो बच्चों डेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो आपको पता है क्या होता है, मास बाई वॉल्यूम। डेंसिटी का जो फॉर्मूला है वो क्या है, मास बाई वॉल्यूम। तो यहां से आप क्या कर सकते हैं, मास जो है वो आप निकाल सकते हैं। और मास कैसे निकालेंगे, तो देखिए डेंसिटी इंटू हम लोग क्या लिखेंगे यहां पर, वॉल्यूम। डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। जब डेंसिटी इंटू वॉल्यूम हम लोग करेंगे बच्चों, तो यहां से हम लोगों का क्या निकल जाएगा, मास कैलकुलेट हो जाएगा। तो मास क्या आएगा जरा बताइए, मास इज इक्वल टू, जब सॉल्व करेंगे तो डेंसिटी कितना दिया हुआ देखिए 1 ग्राम जो है कि पर ml है, इंटू वॉल्यूम जो है वो बच्चों कितना है, देखिए यहाँ पर 1000 जो है यहाँ पर ml दिया हुआ, ये 1000 ml है। तो देखिए अब आप देखेंगे तो इसको आप देखिए, तो ये डिनोमिनेटर में जो है ये यूनिट जो है वो लिखा हुआ, मैं इसको यहाँ पर फिर से लिख दे रहा हूँ आपको समझने के लिए। 1 ग्राम जो है वो क्या है, यहाँ पर देखिए पर जो है कि ml था, डेंसिटी दिया हुआ। तो डेंसिटी में देखिए ml से ml जब ये कट जाएगा तो मास जो है देखिए आपको टोटल यहाँ पर कितना मिल जाएगा, ये 1000 क्या हो जाएगा ग्राम। ये जो है आपका मास है। अब आप मास निकाल चुके हैं, मास जब आप कैलकुलेट कर लिए तो अब आपको क्या करना होगा यहां से कि नंबर ऑफ मोल्स जो है वो निकालना होगा। और किसका निकालना है हम लोगों को, सॉल्यूट का। ये कैसे निकलेगा बच्चों, तो ध्यान से देखिए, आपको इसके लिए फॉर्मूला जो है कि नंबर ऑफ मोल्स निकालने का जो फॉर्मूला होता है ये होता है क्या, नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला गिवन मास बाई जो है वो क्या होता है यहाँ पर, मोलर मास। तो मोलर मास बच्चों H2O का कितना होता है, तो मोलर मास निकाल लीजिए पहले H2O का। यहाँ पर मोलर मास जो है वो H2O का कैलकुलेट कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा बोलिए, 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू क्या हो जाएगा 16। तो टोटल जब सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 18। तो देखिए मोलर मास भी हम लोग निकाल चुके, कितना है ये 18 है, इसको पुट कर दीजिए। गिवन मास देखिए कितना आया है अभी हम लोगों का, 1000 जो है ये ग्राम आया है। और मोलर मास जो है वो कितना आया है देखिए यहाँ पर 18 जो है कि यहाँ पर ग्राम जो है वो पर मोल, एक मोल का हम लोग चूंकि जो है वो कैलकुलेट कर रहे हैं। तो यहां से बच्चों जब वैल्यू जब इसको डिवाइड कीजिएगा तो आपको जो वैल्यू मिलेगा वो क्या आएगा, 55 पॉइंट जो है वो 55। ये जो है आपको नंबर ऑफ मोल्स जो है वो निकल जाएगा। जब 1000 को जब 18 से आप क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो वो कितना आएगा 55.55। ये जो निकला हम लोगों का क्या निकला है, नंबर ऑफ मोल। अब देखिए हम लोगों को फॉर्मूला में मोलारिटी के लिए क्या क्या चाहिए था, सबसे पहले हम लोगों को क्या चाहिए था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, जो हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं। और वॉल्यूम जो है बच्चों कितना में निकालना है, तो चूंकि 1 लीटर में जो है वो कैलकुलेट करना है, 1 लीटर में कितना होगा। तो आप क्या करेंगे, अब मोलारिटी का जो फॉर्मूला था उसमें जो है कि अब आप इसको
पुट कर दीजिए जो कैलकुलेट किए हैं, तो क्या हो जाएगा, मोलारिटी में नंबर ऑफ मोल्स जो हम लोगों का आया है वो कितना आया है, देखिए यहाँ पर 55 पॉइंट कितना है 55 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 1। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 55 पॉइंट जो है वो 55 जो है एम, कैपिटल एम लिखा हुआ मिलेगा। कैपिटल एम किसका सिंबल है, मोलारिटी का। इसीलिए जो है कि यहाँ पर देखिए जो भी ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला ऑप्शन क्या था 100 एम, दूसरा क्या था 50 एम, थर्ड जो है देखिए क्या है 55.55 एम, नेक्स्ट जो है वो क्या है 18 एम। तो आपका करेक्ट जो है आंसर क्या होगा बच्चों, मोलारिटी जो आप प्योर वाटर का जब निकालेंगे तो 55.55 जो है कि एम। तो ये देखिए एक नंबर का क्वेश्चन के लिए आपको इतना क्वेश्चन को जो है कि सॉल्व करना पड़ेगा, मतलब आपको पढ़ना जरूरी है। आप नहीं पढ़ेंगे अगर ईमानदारी से, ऑनेस्टली अगर नहीं पढ़ेंगे तो बच्चों आपके लिए बोर्ड एग्जाम में जो है कि एक एक नंबर मैटर करता है। इसलिए आप एक एक कॉन्सेप्ट को जो है कि अच्छे से पढ़िए, रिवीजन कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए बार बार, ताकि आपको एग्जाम में जो है कि कोई भी क्वेश्चन जो है वो नहीं छूटे। और देखिए इस टाइप का क्वेश्चन जहां सिर्फ लैंग्वेज लिखा हुआ मोलारिटी ऑफ प्योर वाटर, इसमें तो कोई डेटा ही आपको नहीं दिया हुआ, तब क्या करेंगे आप एग्जाम में, तो वहां पर जो है कि आप फंस जाएंगे। इसलिए आपको इस टाइप का क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट को जानना जरूरी है। तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बच्चों यहाँ पर, अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन जो है वो देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन जो है आपको मैं स्क्रीन में थोड़ा दिखा रहा हूं, देखिए सेकंड क्वेश्चन जो है बच्चों हम लोगों का यहाँ पर मेंशन किया हुआ है कि इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन फॉलोज मार्कोनिकोव्स रूल। थोड़ा सा ये स्पेलिंग मिस्टेक है यहाँ पर जो दिया हुआ है, मार्कोनिकोव का स्पेलिंग जो है वो गलत लिखा हुआ है, मार्कोव-निकोव्स होता है, मार्कोव-निकोव्स रूल होता है, ठीक है। तो ये स्पेलिंग एरर है यहाँ पर दिया हुआ। तो सबसे पहले मार्कोनिकोव्स रूल क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। तो बच्चों ये 11th क्लास में भी जो है हाइड्रोकार्बन में ये पढ़ना होता है, जब अल्किन जब बच्चे पढ़ते हैं, और 12th क्लास में भी जब आप हैलो अल्केन एंड हैलो अरीन्स चैप्टर जब पढ़ते हैं तो वहां पर भी जो है ये मार्कोनिकोव्स रूल जो है वो आपको पढ़ना होता है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये रूल किसके लिए अप्लाई करते हैं। तो ये रूल जो है बच्चों अनसिमेट्रिकल अल्किन के लिए जो है हम लोग इसको फॉलो करते हैं। ये रूल जो है वो क्या कहता है कि जब आप अनसिमेट्रिकल अल्किन का रिएक्शन जब आप किसके साथ करवाते हैं, हाइड्रोजन हैलाइड के साथ में, जब हाइड्रोजन हैलाइड के साथ में, हाइड्रोजन हैलाइड का मतलब क्या है HX के जगह पर आप क्या क्या ले सकते हैं, HCl ले सकते हैं, HBr ले सकते हैं और HI ले सकते हैं। HF जो है वो आप नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि फ्लोरीन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू है वो क्या है, सबसे जो है कि वो ज्यादा है पूरे पीरियोडिक टेबल में। तो उसके लिए जो है कि हम लोग यहाँ पर F जो है यहाँ पर मतलब हाइड्रोजन फ्लोराइड जो है वो यूज नहीं करते। तो अब आपको देखना क्या है ऐसे क्वेश्चन में, अगर इतना अगर कॉन्सेप्ट अगर आपको पता होगा तो आप डायरेक्ट जो है कि क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में आइए, देखिए C2H4 लिखा हुआ है, तो C2H4 का मतलब क्या हो गया, कार्बन जो है वो 2 है और हाइड्रोजन कितने हैं बच्चे 4, तो इसका मतलब बीच में क्या हो जाएगा डबल बॉन्ड। तो ये जो अल्किन है ये किस टाइप का अल्किन है, ये दिस इज सिमेट्रिकल अल्किन, क्योंकि डबल बॉन्ड के दोनों साइड में देखिए एक एक कार्बन है, तो ये सिमेट्रिकल है। तो ये ऑप्शन तो होने से रहा, ये ऑप्शन नहीं होगा। नेक्स्ट आइए, यहां पर देखिए C3H6 लिखा हुआ है और प्लस क्या लिखा हुआ Cl2। तो देखिए एक ऑप्शन तो गया पहले, फर्स्ट ऑप्शन जो है, सेकंड ऑप्शन इसलिए गया क्योंकि यहां पर क्या लिखा हुआ Cl2, ध्यान देंगे बच्चों, यहां पर क्या लिखा हुआ Cl2, जबकि आपको क्या होना चाहिए, HCl होना चाहिए, HBr होना चाहिए, या क्या होना चाहिए, HI होना चाहिए, जबकि यहां पर Cl2 है। तो एक ऑप्शन ये भी गया और ये गया, तो देखिए उसके नीचे वाला भी गया, क्यों, क्योंकि यहां पर भी C3H6 है और प्लस क्या है Br2 है, तो ये भी गया। तो बोलिए सर आंसर तो पता चल गया, आंसर क्या है C3H6 प्लस क्या है HBr। तो आंसर तो ठीक है पता चल गया, लेकिन कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपको प्रोडक्ट भी पूछ दे, ठीक है। तो थोड़ा सा जो है कि आपको जानकारी होना चाहिए कि ये रिएक्शन जो है कि वो कैसे हो रहा है, उसके बारे में जो है कि मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता दूं। सबसे पहले देखिए यहाँ पर ये जो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो क्या है, C3H6 है। तो कार्बन जो है बच्चों इसमें कितना है, 3 है, तो पहले कार्बन जो है आप 3 लिख लीजिए, H6 है, मतलब फर्स्ट कार्बन के साथ जो है वो 3 हाइड्रोजन, सेकेंड के साथ जो है वो 1 हाइड्रोजन, और लास्ट वाले कार्बन के साथ में जो है वो कितना
दो जो है कि आप हाइड्रोजन लगा दीजिए। अब करेंगे क्या, ये कार्बन इधर दो बॉन्ड बना चुका है तो बीच में डबल बॉन्ड, यहां पर क्या हो जाएगा सिंगल। तो अब अगर IUPAC रूल्स के अकॉर्डिंग देखेंगे तो फर्स्ट नंबर अब आपका ये कार्बन कहलाएगा, चूंकि डबल बॉन्ड इधर से फर्स्ट नंबर पे मिल रहा है, सेकंड ये हो जाएगा, थर्ड ये हो जाएगा। अब इसमें रिएक्शन आपको किसके साथ करवाना है, HBr के साथ में। तो बच्चों यहां पर दो टाइप का प्रोडक्ट जो है वो फॉर्मेशन होता है, एक क्या बनता है CH3 CHBr, और क्या हो जाएगा ये CH3 प्लस दूसरा जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा CH3 CH2 CH2 एंड व्हाट Br। तो दिस प्रोडक्ट इज कॉल्ड व्हाट मेजर एंड दिस प्रोडक्ट इज कॉल्ड व्हाट माइनर। जिन बच्चों को इसका मैकेनिज्म देखना है कि ये केमिकल रिएक्शन कैसे प्रोसीड हो रहा है, तो आप प्लेलिस्ट में जो है कि जा करके आप देख सकते हैं, वहां पर जो है कि मैं मार्कोनिकोव्स रूल का जो है पूरा मैकेनिज्म जो है कि मैं डिटेल्स में जो है कि वहां पर डिस्कस किया हूं कि ये रिएक्शन जो है वो कैसे प्रोसीड होता है। तो इसलिए आपको रिएक्शन का सिर्फ रिएक्टेंट से आपका काम नहीं चलेगा, प्रोडक्ट क्या बनता है ये भी जो है कि आपको पता होना चाहिए। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर बच्चों क्या होगा, C3H6 प्लस क्या हो जाएगा HBr। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन भी देख चुके हैं, अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन की ओर। थर्ड क्वेश्चन जो है वो क्या है, देखिए थर्ड क्वेश्चन ये रहा आपका इलेक्ट्रोलिसिस से जो है कि ये क्वेश्चन पूछा गया है। और क्वेश्चन क्या है देखिए, ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस कॉपर सल्फेट इज डिपोजिटेड एट। देखिए जो स्टूडेंट गैल्वेनिक सेल जो है कि पढ़े होंगे उससे जो है कि क्वेश्चन ये पूछा गया है। गैल्वेनिक सेल में जो है कि दो हम लोग क्या करते हैं कि सॉल्यूशन जो है कि यहाँ पर अलग अलग जो है कि इलेक्ट्रोलाइट्स जो है सबसे पहले जो है कि हम लोग यहाँ पर कंसीडर करते हैं। और बच्चों इसमें एक जो है वो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन होता है जो एक्वस फेज में होता है, और दूसरा जो है वो किसका होता है, जिंक सल्फेट का, जो किस फेज में होता है, एक्वस फेज में। इसमें जो है कि आप क्या करते हैं, जिंक मेटल इलेक्ट्रोड को जो है आप डिप्ड करते हैं, ये जिंक का होता है। और दूसरा जो आप सॉल्यूशन देख रहे हैं इसमें जो डिप्ड करते हैं हम लोग वो कॉपर का करते हैं। तो आपसे कॉपर का ही जो है वो पूछा जा रहा है, और इसको जो है कि यहाँ पर आप जो है कि वोल्ट मीटर या अमीटर से जो है कि इसको आप कनेक्ट कर देते हैं। और साथ ही साथ इसमें सॉल्ट ब्रिज जो है हम लोग यूज करते हैं। तो इसमें होता क्या है कि जो कॉपर वाला जो है बच्चों, इसको जो है कि यहाँ पर ये किसके जैसा ये बिहेव करता है, कैथोड के जैसा, और दूसरा ये जो है वो किसके जैसा बिहेव करता है, एनोड के जैसा। तो जो भी स्टूडेंट इसका भी मैकेनिज्म अगर डिटेल में चाहते हैं तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो यहाँ पर मैं पढ़ाया हूँ प्लेलिस्ट में जाकर के आप इसका भी मैकेनिज्म को डिटेल्स में आप देख सकते हैं। बट आप याद रखिएगा कि कॉपर सल्फेट जो है, जो इलेक्ट्रोलाइट्स जो होता है यहाँ पर, उसमें कॉपर जो मेटल इलेक्ट्रोड होता है वो कैथोड के जैसा बिहेव करता है, और जो जिंक सल्फेट वाला जो होता है वो कैसा होता है, इसमें जिंक मेटल एनोड के जैसा। तो इसका जो ऑप्शन है बच्चों वो क्या हो जाएगा, कैथोड। इसमें फर्स्ट ऑप्शन जो है ये करेक्ट है, कैथोड। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में जो है कि इसमें देखिए मेंशन किया हुआ यहाँ पर कि द थर्ड सीरीज स्टेट्स फ्रॉम वेयर Z इज एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट्स। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ, थर्ड सीरीज स्टेट्स फ्रॉम, मतलब कि थर्ड सीरीज जो है वो कहां से स्टार्ट होता है। तो बच्चों इस क्वेश्चन के लिए ज्यादा बेस्ट होगा कि आप पीरियोडिक टेबल को आप अपने सामने में जो है वो रख लीजिएगा, और उसमें देखिएगा कि जो पीरियड का जो नंबर लिखा हो रहा था 1 2 3, आप उसको जो है कि आप सीक्वेंस वाइज जो है कि आप ऐसे देखिएगा। इसमें अगर आप आते हैं तो थर्ड सीरीज में जो है कि आपको देखना है जाकर के, और जेड का जो वैल्यू दे करके यहाँ पर रखा हुआ है उसके हिसाब से आपको इतना आइडिया लगना चाहिए कि ये 20 से ज्यादा का जो है कि ये पूछा गया है, 20 और 20 से ज्यादा। तो 21 से लेकर के थर्ड सीरीज में अगर आप जाएंगे तो स्कैंडियम जो है वो 21 में है, और ये जिंक तक जो है वो जाता है ये 3030 तक। ये जो है कि थर्ड सीरीज का जो है कि ये एलिमेंट है, और ये कौन से ब्लॉक में बिलोंग करता है बच्चों, ये डी ब्लॉक का है। जो भी एलिमेंट्स है वो किसके हैं, डी ब्लॉक के। तो उसके अकॉर्डिंग जो है देखिए वहां पर मैं एटॉमिक नंबर के साथ में मेंशन कर दिया हूं, और पीरियोडिक टेबल अपने सामने रखिए, आप देखिए बहुत अच्छे से जो है कि आपको क्लियरली वो समझ में आ जाएगा। तो इसमें देखिए पहला ऑप्शन क्या है, Z इज इक्वल टू 21 to 30। दूसरा क्या है देखिए 22 to 30, ये तो बिल्कुल नहीं होगा,
31 से 40 ये भी नहीं होगा, 20 से 31 ये भी नहीं होगा। करेक्ट ऑप्शन क्या है, z इज इक्वल टू 21 से क्या होगा 30 और जेड क्या है उसको भी यहां पर देखिए स्पेसिफाई जो है कि कर दिया है ये कि जेड एटॉमिक नंबर जो है वो किसका है, एलिमेंट का। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 जो है इसमें रिएक्शन दिया हुआ CH3 CH2I और दूसरा क्या है KCN जो अल्कोहलिक फॉर्म में है, ठीक है। तो यहाँ पर ALC लिखा हुआ मतलब अल्कोहलिक है। तो ये ब्रेक जब होगा बच्चों तो K प्लस में और CN माइनस में जब ये बॉन्ड क्लीवेज होगा तो ये पार्शियल नेगेटिव हो जाएगा और ये पार्शियल पॉजिटिव। तो देखिए न्यूक्लियोफाइल जो है वो अटैक कहाँ करेगा, कार्बोकेटायन पे। ये जो न्यूक्लियोफाइल है वो कहाँ अटैक करेगा, K प्लस पे। तो देखिए K प्लस और I माइनस मिल करके जो है वो तो क्या बन जाएगा KI। लेकिन ये जो A पूछ रहा है आपसे, A मतलब कि जो मेजर जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा ये पूछ रहा है आपसे। तो देखिए जब ये न्यूक्लियोफाइल CN माइनस जब इस कार्बन पे अटैक करेगा तो ये क्या बन जाएगा, देखिए CH3 और क्या हो जाएगा ये CH2CN। तो देखिए ये जो प्रोडक्ट है वो देखिए किस कार्बन में किस ऑप्शन में जो है कि यहां पर दिया, पहला ऑप्शन में देखिए ये अल्कीन बनाया हुआ है तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा। इसमें देखिए NC आइसोसाइनाइड बना दिया है जो एम्बीडेंटेड लिगेंड है, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। इसमें देखिए एक कार्बन कम है यहाँ पर CH3CN है, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। इसमें देखिए CH3 है, CH2 है और क्या है CN है। तो आपका ये क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये भी आपका कंप्लीट अब हो गया। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें 5 के बाद देखिए 6 नंबर में, इसमें भी देखिए ये सॉल्यूशन से क्वेश्चन है बच्चों। 6 नंबर जो क्वेश्चन है वो सॉल्यूशन से, इसमें क्लियर मेंशन किया हुआ देखिए 2 सॉल्यूशंस हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर से पता चल गया कि ये कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है, ये आपका सॉल्यूशन से दिया गया, ठीक है। और क्या लिखा हुआ है, एट अ गिवन टेम्परेचर आर कॉल्ड। तो बच्चों ये ध्यान रखेंगे कि अगर कोई 2 सॉल्यूशन अगर दिया हुआ है आपको, मान लीजिए ये A है और ये जो है वो B है, अगर इसका ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो क्या है पाई A और इसका क्या है पाई B, और दोनों अगर बराबर है, पाई A जो है वो बराबर है किसका, पाई B का, तो इस टाइप के सॉल्यूशन को जो है हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। देखिए पहला ऑप्शन ही है आइसोटोनिक, मतलब सेम जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर का वैल्यू होता है ना उसको आइसोटोनिक बोलते हैं। तो देखिए ये हाइपरटोनिक तो होने से रहा, नेक्स्ट क्या है हाइपोटोनिक और डी में है नन ऑफ दिस। तो तीनों ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट है। इसका 6 नंबर का क्वेश्चन नंबर जो दिया हुआ है इसका फर्स्ट ऑप्शन जो है ए जो है वो करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट 6 के बाद आइए 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन जो है देखिए फिजिकल से बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो MCQ में जो है कि ये दिए हुए हैं। 7 नंबर क्वेश्चन जो है द मोलर कंडक्टिविटी। सबसे पहले आपको मोलर कंडक्टिविटी का सिंबल जो है वो पता होना चाहिए ताकि आप पहचान पाइए कि ये क्या है। तो जो बच्चे पढ़े होंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री उनको जो है कि इसका आइडिया होगा ये जो है वो एक्चुअली में है क्या, ये लैम्बडा m है। ये क्या है, लैम्बडा m। मोलर कंडक्टिविटी इज मैक्सिमम, पूछ रहा है कि मोलर कंडक्टिविटी जो है वो मैक्सिमम है किसके लिए, फॉर द सॉल्यूशन ऑफ कंसंट्रेशन। जो यहां पर कंसंट्रेशन जो दिया हुआ है सॉल्यूशन का, इसको देखते हुए आपको बताना है कि किस सॉल्यूशन का जो है कि यहां पर मोलर कंडक्टिविटी का वैल्यू जो है वो ज्यादा होगा। तो बच्चों सबसे पहले इसमें आपको जो वैल्यू दिया हो उसको आप न्यूमेरिकल जैसा सॉल्व करना स्टार्ट नहीं कर देना। ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, ध्यान देंगे। यहां पर आपको कोई कैलकुलेशन नहीं करना है, बल्कि कॉन्सेप्ट जो है आपको पता होना चाहिए कि लैम्बडा m जो होता है वो कप्पा अपॉन c के बराबर होता है। तो देखिए लैम्बडा m और c के बीच का रिलेशन क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का है। मतलब जिसका कंसंट्रेशन कम उसका लैम्बडा m ज्यादा। और आपसे क्या पूछ रहा है, यहां पर मैक्सिमम पूछ रहा है। तो जिसका किसका कंसंट्रेशन कम है, देखिए ये 0.004 m है, ये 0.005 m है, ये 0.002 m है और ये कितना है 0.001 m है। तो देखिए कौन कम है, ये चारों में ये वाला देखिए वैल्यू कम है। तो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है। इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं है, बस ये फॉर्मूला जो है ये पता होना चाहिए। और ये क्वेश्चन कौन से चैप्टर से बच्चों, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से। तो ध्यान देंगे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप इसको जो है कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा, ये जो मैं बताया हूं। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं यहां पर देखिए 8 नंबर में आइए। 8 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें पूछ रहा है
विच ऑफ द फॉलोइंग आयन विल फॉर्म कलर्ड कंपाउंड। तो सबसे पहले कलर्ड कंपाउंड के लिए जो है कि कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए कि हाउ कैन यू चेक, कैसे आप चेक कर सकते हैं कि कलर जो है कि कौन कंपाउंड जो है कि ये बनाएगा और कौन नहीं बनाएगा। तो सबसे पहले बच्चों ये देखना है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, ये आपको देखना होगा कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो है वो किसके पास में है, मतलब प्रेजेंस ऑफ क्या होना चाहिए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर उसमें प्रेजेंट होगा तो वो कलर शो करेगा, चूंकि डी ट्रांजिशन होगा वहां पर। आपको पता होगा कि जब डी ट्रांजिशन होता है तो कोई भी कंपाउंड जो है वो कलर शो करता है, और अगर डी ट्रांजिशन नहीं हो रहा है तो कलर शो वो नहीं करेगा। तो डी ट्रांजिशन के लिए जो नेसेसरी कंडीशन है वो क्या है कि प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रेजेंट होना चाहिए। तो अब इसमें चेक करना होगा आपको एक एक करके 1 by 1। सबसे पहले देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, Sc+3। तो स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर आपको पता होना चाहिए कितना, 21 होता। इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे देन 3d1 4s2। बट यहाँ चार्ज देखिए इसका कितना दिया हुआ, देखिए यहाँ पर स्कैंडियम का चार्ज कितना है, +3। अगर आप यहाँ +3 चार्ज लगाते हैं, इसका मतलब क्या है कि 2 इलेक्ट्रॉन यहां से गया और 1 इलेक्ट्रॉन यहां से गया, तो तीनों इलेक्ट्रॉन जब चला गया तो डी में कितना बचा, 0। तो देखिए इसमें कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है, इसमें इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो अनपेयर्ड और पेयर्ड की तो बात ही नहीं करेंगे। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन तो गया, फर्स्ट ऑप्शन नहीं होगा। सेकेंड ऑप्शन में आइए क्या लिखा हुआ, देखिए Mn+2। मैंगनीज जो है इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 25। इसका कन्फिगुरेशन क्या होगा बच्चों, 3d5 एंड 4s2। तो मैंगनीज का चार्ज कितना दिया हुआ, देखिए +2। जैसे ही +2 चार्ज आप लगाएंगे तो आउटरमोस्ट सेल से जो है 2 इलेक्ट्रॉन गया, तो बचा यहां पर कितना, देखिए 3d5। और 3d5 अगर आप लिखते हैं यहां पर तो देखिए इसमें जब आप इसको लिखेंगे तो देखिए 1 2 3 4 5, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, देखिए यहां पर आपको 5 दिख रहे हैं। बट अभी कंफर्म नहीं होना है, आपको चारों ऑप्शन चेक करना है, उसके बाद आपको फाइनल टिक लगाना है। नेक्स्ट देखिए Zn+2 है, Zn का एटॉमिक नंबर कितना होता है बच्चों, 30। इसका जब कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे देन 3d10 और 4s2, बट इसका चार्ज कितना है, देखिए +2। तो आउटरमोस्ट सेल से देखिए ये 2 इलेक्ट्रॉन जब यहां से लॉस करेगा तो देखिए यहां बचेगा क्या, 3d10। और d10 जो है वो क्या है, फुलफिल्ड है, मतलब इसमें ऑल इलेक्ट्रॉन्स जो है वो क्या है, पेयर्ड है, इसमें कोई भी अनपेयर्ड नहीं है। अगर आप चेक करना चाहते हैं तो आप इस तरीके से डी का जो है सब सेल बना करके आप इलेक्ट्रॉन फिल कर दीजिए। देखिए यहाँ पर आपका 10 इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पर क्या है, ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड। तो देखिए सी ऑप्शन भी गया, सी ऑप्शन भी नहीं होगा। बचा क्या हम लोगों के पास में, टाइटेनियम जो है लास्ट चेक करने के लिए, टाइटेनियम को चेक किया जाए। टाइटेनियम का एटॉमिक नंबर कितना है, स्कैंडियम के बाद टाइटेनियम। इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है बच्चों, 3d2 एंड 4s2। बट इसका चार्ज कितना है, देखिए +4 है। +4 मतलब 2 यहां से गया और 2 यहां से गया, तो देखिए इसके पास से भी सब चला गया, तो डी में कितना इलेक्ट्रॉन बचा, एक भी नहीं, 0 बचा। तो इसका मतलब देखिए ये भी डी भी गया। तो इसका मतलब करेक्ट जो ऑप्शन होगा इसका, इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 8 का बच्चों आप ऑप्शन नोट कर लेंगे, क्या होगा, मैंगनीज+2। ये जो है ये कलर शो करेगा, ये जो आयन दिया हुआ मैंगनीज+2। और आई थिंक ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। मैं डिटेल्स में एक एक कॉन्सेप्ट को मैं डिस्कस कर रहा हूं, इसलिए आप नोट करते चलिए ताकि आपको एग्जाम के समय में रिवीजन करने में जो है कि आसानी होगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए, इसमें ये भी सॉल्यूशन से क्वेश्चन देखिए पूछा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, क्वेश्चन जरूर पढ़ना है, इसमें नॉट लिखा हुआ है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है कौन सा इन चारों ऑप्शन में शो नहीं करता है, ये आपको बताना है। तो बच्चों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो है वो 4 टाइप्स के जो है कि होते हैं। फर्स्ट इज कॉल्ड रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, सेकेंड इज कॉल्ड एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, थर्ड इज कॉल्ड डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, एंड फोर्थ जो है होता है ऑस्मोटिक प्रेशर और ऑस्मोसिस भी आप बोलते हैं। तो इसमें से देखना है कि ये चारों में से जो है कि देखिए कौन सा जो है वो फॉलो नहीं हो रहा है। देखिए इसमें सिर्फ लिखा हुआ फर्स्ट में क्या, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, जबकि मैं अभी बताया कि फर्स्ट जो है वो क्या होता है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो देखिए इसमें खैर अभी कंफर्म नहीं होना है कि यही ऑप्शन होगा, आप चारों चेक कर लीजिए। सेकंड देखिए एलिवेशन ऑफ क्या लिखा हुआ, बॉइलिंग पॉइंट्स, ये ऑप्शन तो होगा, अभी मैं बताया। नेक्स्ट क्या है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ये भी होगा, ये भी मैंने नाम लिया था अभी।
नेक्स्ट है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ये भी होगा फर्स्ट ऑप्शन में अभी डिस्कस किया था, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो इसमें होगा कौन नहीं, तो लोअरिंग ऑफ जो वेपर प्रेशर दिया हुआ है ये फर्स्ट ऑप्शन जो है वो क्या है, ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को ये शो नहीं करता है। इसका मतलब 9 नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, यहां पर फर्स्ट ऑप्शन जो है ये करेक्ट है। तो ध्यान देंगे बच्चों, जो मैं आंसर बता रहा हूं इसको भी आप नोट करते चलिए ताकि आपको दिक्कत ना हो। और अगर इसका रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर और ये दोनों में अगर कंपेयर करना हो तो अगर आप लोगों को याद हो XB इज इक्वल टू P नॉट A माइनस जो है कि PS अपॉन P नॉट A, ये जो है कि फॉर्मूला होता है जिसमें बच्चों ये जो न्यूमेरेटर में जो सिर्फ लिखा हुआ है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। लेकिन ये जो पूरा जो रेशियो है, पूरा रेशियो को जो है हम लोग क्या बोलते हैं, रिलेटिव। मतलब आप इसको जो है कि न्यूमेरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में, रेशियो के फॉर्म में जो है वो आप देखते हैं। तो 9 नंबर का करेक्ट जो ऑप्शन है वो क्या है, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर देखिए। 10 नंबर में देखिए न्यूमेरिकल जो है, देखिए इसमें पूछा गया है न्यूमेरिकल में, ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से क्वेश्चन है जो कि अभी मैं बता रहा था इसमें कुछ देर पहले, गैल्वेनिक सेल का मैं नाम लिया था। गैल्वेनिक सेल का देखिए यहां पर बोला गया है कि ये गैल्वेनिक सेल इज कंस्ट्रक्टेड विथ, और इसमें आपको वैल्यू जो है देखिए ई नॉट का यहां पर कुछ वैल्यू दिया हुआ है और आपसे पूछ रहा है ईएमएफ ऑफ द सेल, कि ईएमएफ क्या होगा ये आपको बताना है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि ये ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए, ईएमएफ निकालने के लिए जो है फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि ई नोट कैथोड और माइनस जो है कि वो क्या होता है, ई नोट एनोड। सबसे पहले जो है कि ये फॉर्मूला आपको बच्चों पता होना चाहिए, और क्वेश्चन में इसके बाद आपको चेक करने आना चाहिए कि किसमें रिडक्शन हो रहा है और किसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर Zn+2 दिया हुआ है, Zn+2 से ये Zn में ये कन्वर्ट हो रहा है, मैं अलग से लिख दे रहा हूं, देखिए Zn+2 से ये कन्वर्ट हो रहा है किसमें, Zn में। तो देखिए इसका चार्ज कितना है, +2, इसका चार्ज कितना है, 0, +2 से ये 0 की तरफ जा रहा है, मतलब वैल्यू क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। मतलब कि ये जो वैल्यू दिया हुआ वो किसका वैल्यू है, रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू दिया हुआ है। तो इसमें ध्यान देंगे दूसरा जो वैल्यू दिया हुआ वो क्या है, ई नॉट Fe2 प्लस से Fe। तो यहां पर आप लिख लीजिए Fe+2 से Fe। तो ये भी जो है वो क्या दिया हुआ, देखिए ये +2 से किस में जा रहा है, 0 में, इसमें भी वैल्यू घट रहा है, मतलब ये भी जो वैल्यू दिया हुआ है ये वैल्यू किसका है, ये भी रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू है। तो अब इसमें गैल्वेनिक सेल का चूंकि ये बात कर रहा है, तो गैल्वेनिक सेल में आपको इतना बात जो है कि पता होना चाहिए कि गैल्वेनिक सेल में जिंक वाला जो प्लेट है, आज भी मैं जो है कि मैं बताया हूं, आप बैक जाकर के देख सकते हैं कि जिंक वाला जो प्लेट होता है वो एनोड होता है और जो कॉपर वाला प्लेट होता है वो कैथोड होता है। मतलब जिंक वाला जो प्लेट है, जो एनोड है, उसमें कौन सा रिएक्शन होता है बच्चों, उसमें ऑक्सीडेशन होता है, और जो कैथोड होता है उसमें कौन सा रिएक्शन होता है, उसमें रिडक्शन होता है। तो इसमें आपको जिंक जो है उसमें ऑक्सीडेशन के अकॉर्डिंग अगर देखेंगे तो उसमें ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का वैल्यू जो है वो ज्यादा होगा और रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू क्या होगा, कम। तो यहां से ये पता चल जाएगा आपको कि ये वाला जो प्लेट है वो कौन सा प्लेट है, ये एनोड वाला प्लेट है। इसमें रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू जो है वो क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, किसका, एनोड का। और दूसरा वाला जो प्लेट दिया हुआ है ये Fe+2 Fe वाला, इसका मतलब ये जो प्लेट है ये यहां पर बिहेव कर रहा होगा किसके जैसा, कैथोड के जैसा। तो कैथोड में रिडक्शन होता, इसका मतलब कि रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू ज्यादा जो है वो किसमें होना चाहिए, कैथोड में। तो जरा वैल्यू को चेक कीजिए, वैल्यू जो दिया हुआ है, इसका जो वैल्यू दिया हुआ है वो देखिए यहां पर मेंशन किया हुआ माइनस जो है 0.76 वोल्ट है, माइनस 0.76 वोल्ट। और इसका जो वैल्यू दिया हुआ बच्चों यहां पर आयरन वाले का वो माइनस जो है 0.41 वोल्ट है। तो आप देखिए ये वैल्यू बड़ा कि ये वैल्यू बड़ा, तो आपको पता है माइनस 0.41 वोल्ट जो है ये वैल्यू क्या है, अरे बड़ा वैल्यू है। तो जब आप इसको जब सॉल्व करने जाएंगे तो माइनस 0.41 जो है वो बड़ा वैल्यू है। तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे, तो इसमें जो फॉर्मूला मैं बताया हूं इसमें आप पुट कीजिए माइनस 0.41 वोल्ट, और बीच में देखिए साइन किस चीज का था, माइनस का, और एनोड वाले का वैल्यू कितना दिया हुआ देखिए यहां पर माइनस जो है वो 0.76 वोल्ट। इसको जब आप सॉल्व करेंगे
तो ये -0.41 वोल्ट, और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये 0.76 वोल्ट हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर अब वैल्यू यही बड़ा हो गया और ये छोटा हो गया, तो इसमें कुछ नहीं करना है, 0.76 वोल्ट लिख लीजिए और माइनस कर दीजिए कि इसको 0.41 वोल्ट को, तो माइनस करेंगे तो देखिए 6 में 1 5 7 में 4 3 पॉइंट, ये 0 हो जाएगा और ये वोल्ट, और साइन किस चीज का, प्लस का, तो आंसर कितना आएगा देखिए प्लस 0.35 वोल्ट। तो देखिए मैं जब ये सब पढ़ाता भी हूँ क्लास में तो मैं बोलता हूँ कि ध्यान दीजिए, इस चैप्टर का जो क्वेश्चन जो पूछा जाता है उसका जो आंसर होता है बहुत खतरनाक होता है भाई। क्यों खतरनाक है, तो देखिए आपका आंसर कितना में आ रहा है, प्लस 0.35 वोल्ट, और ऑप्शन देखिए कितना ये जो है कि मजेदार बनाते हैं। सबसे पहले -0.35 वोल्ट दिया हुआ है, और इसके बाद देखिए उसके नीचे में सी नंबर में प्लस में भी आंसर दिया हुआ, मतलब कि अगर कोई स्टूडेंट अगर प्लस और माइनस का अगर गलती किया तो उसका पूरा गेम जो है वो पलट जाएगा, पूरा गेम गड़बड़ा जाएगा। क्यों? क्योंकि सेल में प्लस और माइनस का ही जो है कि वो खेला है। अगर सेल में अगर साइन अगर मिस्टेक किया तो आपका आंसर भी 100% भी नहीं, ये गलत आना जो है एकदम फिक्स्ड है। तो इसलिए आप ध्यान देंगे, इस चैप्टर का जो भी न्यूमेरिकल्स बनाएंगे उसमें जो है कि आपको जरूर ध्यान देना है। तो इसका करेक्ट जो ऑप्शन है ये कौन सा है, ए नहीं है, क्योंकि इसमें क्या है, माइनस है। इसके बाद देखिए ये प्लस 1.17 वोल्ट है, ये तो आंसर ही हम लोग का मैच नहीं किया है, ये दोनों आंसर नहीं है। आंसर क्या आया, प्लस में, मतलब सी ऑप्शन इज करेक्ट। तो 10 का जो आंसर होगा बच्चों नोट कर लेंगे आप लोग। ये जो मैं स्टेप बाय स्टेप भी जो मैं बता रहा हूं इसको भी आप साथ ही साथ जो है नोट करते चलिए लेक्चर के साथ साथ, तो आपको क्या होगा कि परेशानी नहीं होगा समझने में बाद में कि सर ने कहां पर क्या बोला था, क्या समझाया था। तो आपको जो है कि इससे समझने में काफी हेल्प होगा, इसलिए आप इसको लिखते चलिएगा। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 10 नंबर के बाद 11 नंबर में। 11 नंबर में जो क्वेश्चन पूछा है बच्चों, इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए जनरल इलेक्ट्रॉनिक जो है, इसमें जनरल वैलेंस जो सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो पूछ रहा है वो किसका पूछ रहा है, डी ब्लॉक का। तो डी ब्लॉक में बच्चों आपको पहले पता होना चाहिए कि पेनल्टीमेट सेल होता है। पेनल्टीमेट सेल के लिए क्या होता है, वो n-1 होता है। डी में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन बच्चों कितना भर सकते हैं, 10, ये भी आपको पता होना चाहिए। एस में कितना भर सकते हैं, 2। तो देखिए सबसे पहले ns122 लिखा हुआ है, तो ये तो होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये हम लोगों से पूछ रहा है कि इसका डी ब्लॉक का, और इसमें डी तो है ही नहीं। तो डी जब नहीं है तो आप देख करके इसको काट दीजिएगा, ये ऑप्शन तो होगा ही नहीं। इसमें देखिए ns2 लिखा है और nd126 लिखा है, ये भी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि nd नहीं होता है, d जो है वो क्या होता है, n-1 इंटू डी होता है। इससे जो है कि आप कंफर्म हो जाएंगे। नेक्स्ट, डी में f नहीं होता है, जो कि यहाँ f दे दिया डी ऑप्शन में, तो देखिए ये भी गया। तो ऑप्शन नंबर सी में देखिए, सी क्या है, अब सब गलत है तो भाई सी ही सही होगा। तो ठीक है सी सही है, लेकिन कॉन्सेप्ट भी आपको पता होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप जो है कि अंधेरे में तीर चला दीजिए। तो यहाँ पर क्या होगा, n-1 d1 to 10 है, और क्या है ns1 to 2 है। तो देखिए इसमें d भी है और क्या है s भी है, और n-1 जो है वो क्या होता है, पेनल्टीमेट सेल होता है। इस प्रकार से 11 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो है वो क्या है, सी है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए विच कंसंट्रेशन इज, इसमें जो क्वेश्चन में जो पूछा जा रहा है आपसे कि विच कंसंट्रेशन यूनिट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। तो देखिए टेम्परेचर पे कौन डिपेंड जो है वो नहीं करता है, ये आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन को बच्चों बनाने के लिए आपको फॉर्मूला जो है वो पता होना चाहिए। मोलारिटी क्या होता है बच्चों, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय जो है वो क्या होता है यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ जो है हम लोग क्या यूज करते हैं, सॉल्यूशन। नेक्स्ट, मोलालिटी जब हम लोग पढ़ते हैं इसका फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स जो है वो क्या होता है, सॉल्यूट, लेकिन नीचे में क्या होता है, वेट ऑफ सॉल्वेंट, इसमें क्या आता है, सॉल्वेंट। नॉर्मलिटी में क्या होता है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट जो है कि हम लोग लिखते हैं ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, और डिवाइडेड बाय क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो देखिए और फॉर्मेलिटी जो है वो मोलारिटी के जैसा ही होता है। तो अब देखिए इसमें मोलालिटी एक ऐसा टर्म यहां पर दिया हुआ है जिसमें नंबर ऑफ मोल्स का हम लोग बात कर रहे हैं। नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, गिवन मास बाई क्या होता है, मोलर मास। तो देखिए इसमें दोनों जो है ऊपर वाला मास है और नीचे में भी वेट दिया हुआ है, जबकि टेम्परेचर अगर आप बढ़ाएंगे या घटाएंगे
तो वॉल्यूम में इफेक्ट पड़ सकता है, चूंकि पीवी इज इक्वल टू क्या होता है एनआरटी। आइडियल गैस इक्वेशन अगर आप पढ़े होंगे तो पीवी इज इक्वल टू क्या होता है एनआरटी, मतलब टेम्परेचर को अगर आप वेरी करते हैं तो वी पे भी जो है वो अफेक्ट पड़ेगा, जबकि इसमें वी तो है ही नहीं, मतलब वॉल्यूम है ही नहीं। तो इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है कि विच कंसंट्रेशन यूनिट इज इंडिपेंडेंट पूछा है, डिपेंडेंट नहीं पूछा है, इसलिए इसमें करेक्ट जो ऑप्शन है वो क्या होगा, बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा, जिसका आंसर क्या है मोलालिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखिए इसमें 12 के बाद 13 नंबर क्वेश्चन में आइए। 13 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा गया है, द चार्ज रिक्वायर्ड फॉर द रिडक्शन ऑफ 1 मोल ऑफ कॉपर 2+2 कॉपर। सबसे पहले आप ध्यान देंगे यहां पर रिएक्शन क्या बोल रहा है, कॉपर +2 से जब ये कन्वर्ट हो रहा है कि इसमें कॉपर में, तो देखिए कॉपर का यहाँ चार्ज कितना है 0, तो इधर का चार्ज कितना है +2, इधर का चार्ज 0 कब होगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन जो है कि जब आप यहां पर ऐड करेंगे। लेकिन आप अगर ये नहीं भी करेंगे तो भी आप इससे आंसर दे सकते हैं, जो इंफॉर्मेशन दिया है उसी से। कैसे, तो जरा देखिए ये कॉपर +2 से जा रहा है कि इसमें 0 में कितने इलेक्ट्रॉन का इसमें यहां पर चेंजिंग है बच्चों 2 इलेक्ट्रॉन का। तो आपको n पता चल गया, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन का यहां पर चेंज हो रहा है, ये जो है कि डिफरेंस आपको पता चल गया। चूंकि ये +2 से 0 में जा रहा है तो ऑब्वियसली ये 2 इलेक्ट्रॉन का चूंकि लॉस में था, जब ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया होगा तब जाकर के ये कन्वर्ट हुआ होगा किस में, कॉपर 0 में। तो 2 इलेक्ट्रॉन का ये गेन कर रहा है, तो दोनों के बीच का डिफरेंस जो है वो कितने का है 2 का। तो आपको 2 जो है वो पता चल गया कि 2 इलेक्ट्रॉन का इसमें जो है कि रिक्वायर्ड हो रहा है। लेकिन 1 फैराडे इज इक्वल टू जो है कि आप लोगों को अगर वैल्यू पता हो, एग्जैक्ट वैल्यू जो है 96,487 कूलम पर मोल होता है। ये 1 मोल इलेक्ट्रॉन के लिए जब आपको निकालना है चार्ज, तो इसका फॉर्मूला बच्चों Q इज इक्वल टू NF होता है। तो 1 इलेक्ट्रॉन के लिए निकालते तो ये क्या हो जाता 1F, लेकिन इसमें चेंजिंग कितने का है, इसमें 2 का है, तो Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2F। तो आपको कुछ नहीं करना है, F का वैल्यू देखिए मैं यहाँ लिख दिया हूं, आप इसको पुट कर दीजिए, इसको सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर जो है वो B जो है वो आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। इसमें देखिए ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू दिया हुआ 96500, हो सकता है कि ये एग्जैक्ट वैल्यू जो है वो मैच ना करे, क्यों, क्योंकि मैं एग्जैक्ट वैल्यू लिखा हूं। अगर आप अप्रोक्स में अगर इस वैल्यू को लिखेंगे तो 96500 लेकर के भी सॉल्व कर लीजिएगा, देख लीजिएगा हो यही ऑप्शन जो है वो मैच करेगा। दोनों में से ये एग्जैक्ट डेटा है और ये जो है अप्रोक्सीमेट डेटा है, ठीक है। आप इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर जो है वो बी करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट बच्चों 14 नंबर रिएक्शन में आइए। 14 नंबर रिएक्शन, इसमें क्वेश्चन में जो पूछा गया है वह है कि रिएक्शन ऑफ HCHO विथ CH3MgBr फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस गिव्स, मतलब इसमें देखिए आपको पहला जो कंपाउंड दिया हुआ है वो क्या है HCH डबल बॉन्ड O है। इसमें बच्चों क्या है कि इसके साथ आपको बोल रहा है रिएक्शन करवाने के लिए किसको, CH3MgBr को। CH3MgBr क्या है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, ये क्या है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, और ये जो दिया हुआ वो क्या है एल्डिहाइड है। तो सबसे पहले बच्चों रिएक्शन जब आप करवाएंगे तो क्या होगा, ये मेटल है तो चूंकि ये पार्शियल पॉजिटिव होगा और ये पार्शियल नेगेटिव, ये भी पार्शियल नेगेटिव होगा और ये क्या होगा पार्शियल पॉजिटिव। रिएक्शन जब करवाएंगे तो क्या हो जाएगा HCH ये O हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा MgBr। ये जो O नेगेटिव है वो अटैक कर देगा कहाँ MgBr पे, और ये जो O नेगेटिव है वो अटैक कर देगा कहाँ इस कार्बोकेटायन पे। तो नीचे में क्या आ जाएगा CH3। अब बोल रहा है कि ये हाइड्रोलिसिस को फॉलो कर रहा है, तो H2O डाल दीजिए, ये ब्रेक हो जाएगा H+ में और किस में OH- में। तो देखिए क्या हो जाएगा HCHO जो है नेगेटिव अब H+ ले लेगा H2O से, और नीचे में क्या हो जाएगा CH3 और प्लस इसके साथ साथ क्या निकल जाएगा MgOH और क्या Br। तो देखिए यहां पर देखिए क्या बना आपका, इसमें चूंकि 2 कार्बन देखिए यहां पर अभी जो है कि 2 कार्बन यहां पर है, तो 2 कार्बन के लिए आप क्या लिखते हैं एथ लिखते हैं, अल्केन के लिए एन लिखते हैं, ये अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप है तो OL लगा दीजिए। तो देखिए इसमें ढूंढिए एथेनॉल कहाँ है CH3CH2OH, इसमें देखिए 1 2 3, इसमें 3 कार्बन है ये तो नहीं होगा, इसमें देखिए OH दोनों साइड लगा दिया है ये भी नहीं होगा, इसमें 1 ही कार्बन है ये भी नहीं होगा। देखिए यहाँ पर 1 2 कार्बन है, देखिए ये एथेनॉल जो है ये करेक्ट ऑप्शन 14 का C होगा। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर 14 के बाद 15 नंबर क्वेश्चन में देखिए इसमें फेनॉल दिया हुआ है और फेनॉल का आपसे पूछ रहा है
कि जब जिंक डस्ट के प्रेजेंस में जब आप इसको हीट करेंगे तो डायरेक्ट बच्चों आप याद रखिएगा, ये एनसीईआरटी से डायरेक्ट जो है कि ये क्वेश्चन जो है वो दिया गया है। यहाँ से आपका बेंजीन जो है वो फॉर्मेशन होता है। ये फर्स्ट ऑप्शन जो है ए जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन है, बेंजीन जो है वो बनता है। ठीक है, तो चूंकि ये रिडक्शन के लिए जो है कि ये यूज होता है और डिहाइड्रेटिंग एजेंट के फॉर्म में भी, तो इसलिए यहाँ जो है वो बेंजीन जो है वो बनेगा। इसका डायरेक्ट जो है कि आप याद रखिएगा। नेक्स्ट जो है 15 के बाद आइए 16 नंबर में। 16 नंबर भी बच्चों क्वेश्चन ये चूंकि ऑर्डर से क्वेश्चन ये पूछा हुआ है यहाँ पर, तो ऑर्डर से पूछा हुआ है का मतलब क्या है कि 16 नंबर में जो क्वेश्चन में जो यहाँ पर दिया गया है, इसमें पूछ रहा है आपसे कि रेट जो है वो देखिए दिया हुआ है K और SO2Cl2, ये जो है कि थायोनाइल क्लोराइड जो है कि ये कंपाउंड है। ये पूछ रहा है कि ये किस ऑर्डर का जो है ये एग्जाम्पल है। तो ऐसे क्वेश्चन बच्चों आप एग्जाम में जो है रिस्क नहीं लेंगे। अगर आप पढ़े हैं तब तो ठीक है, टिक लगाइएगा। नहीं पढ़े हैं, नहीं अगर आइडिया है, तो आप ऐसे क्वेश्चन को आप स्किप करेंगे। बट आंसर इसका जो है वो क्या है, फर्स्ट ऑर्डर इसका है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 16 के बाद जो है आप आइए 17 नंबर में। 17 नंबर क्वेश्चन बच्चों पूछ रहा है इसमें, देखिए 17 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स एग्जिबिट्स मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। पहला जो है वो क्या है, स्कैंडियम, जिसका एटॉमिक नंबर 21 है। उसके बाद सेकंड जो है वो आयरन 26 है। सी नंबर में जो है वो जिंक है, जिसका 3030 है। डी में जो है मैंगनीज है, जो 25 है। तो बच्चों आप मैंगनीज का आप जो है याद रखिएगा +2 से ये +7 तक जो है ये ऑक्सीडेशन स्टेट जो है ये शो करता है। तो सबसे ज्यादा जो शो करने वाला जो है वो कौन है, डी है। तो 17 का आंसर क्या है, डी। नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन में देखिए, द कोऑर्डिनेशन नंबर एंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयरन इन Fe2O4 का होल 3 ओवरऑल चार्ज -3 है। इस कॉम्प्लेक्स में आपसे क्या क्या पूछ रहा है, कोऑर्डिनेशन नंबर और क्या पूछ रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर पूछ रहा है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि C2O4 जो है ये ऑक्सलेट आयन है और ये बाइडेंटेड लिगेंड है बच्चों। मतलब कि इसमें डोनर जो ग्रुप है, अगर ऑक्सलेट आयन में देखेंगे तो एक में जो है कि 2 है, 2 ऑक्सीजन जो है वो डोनर है। तो इसमें C2O4 का होल 3 है, तो एक में 2 है, तो 3 में कितना हो जाएगा, तो 3 2 जा कितना हो जाएगा, 6। और इसमें ध्यान देंगे ये 3 देख करके जो है कि आप टिक नहीं लगा दीजिएगा, +3 तो बिल्कुल नहीं होगा। यहां भी +3 क्या दिया हुआ है, जहां पर भी कोऑर्डिनेशन नंबर जो है कि अगर 3 मेंशन किया हुआ होगा, अच्छा 3 इसमें जो है कि कहीं मेंशन किया हुआ नहीं है, लेकिन इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट +3 दे के रखा है। इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, तो 4 तो बिल्कुल ही नहीं होगा, क्योंकि एक में मैं बताया 2 जो है कि डोनर एटम है, इसमें ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन जो है कि डोनर एटम्स है यहाँ पर। तो इस केस में क्या होगा, इसमें टोटल 3 है, तो ये 3 2 जा कितना हो जाएगा, 6। तो कोऑर्डिनेशन नंबर देखिए कहां पर 6 है, तो एक ऑप्शन ये हो सकता है, एक ऑप्शन ये हो सकता है। दूसरा ऑक्सीडेशन नंबर पूछ रहा है, तो C2O4 जो है इसका माइनस जो है कि वो 2 चार्ज होता है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लीजिए, x + 3 इंटू -2 इज इक्वल टू व्हाट, -3। तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों यहाँ पर +3। तो देखिए इसमें 6 एंड +3, ऑक्सीडेशन नंबर +3 आएगा और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा। मतलब 18 का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ए। नेक्स्ट जो है इसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं। 18 के बाद आइए 19 नंबर क्वेश्चन में। 19 नंबर क्वेश्चन में बच्चों आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पर कि इसमें आपसे सॉल्वेट जो है कि इसमें आइसोमेरिज्म से जो है कि क्वेश्चन है 19 में। ये भी कोऑर्डिनेशन का क्वेश्चन है कि सॉल्वेट आइसोमेरिज्म कौन शो कर रहा है। तो सॉल्वेट मतलब बच्चों याद रखिएगा, इसको हाइड्रोलिसिस भी जो है कि इसको बोलते हैं वैसे। तो ये जो है कि ये आइसोमर में सॉल्वेट में H2O जो है वो होना चाहिए। हाइड्रोलिसिस इसलिए मैं लिख दिया हूं ताकि आपको याद रहे। इस चारों ऑप्शन में देखिए H2O कहां पर है, सिर्फ यहां पर है। इसका आंसर क्या होगा, डी। 19 का करेक्ट ऑप्शन डी। आगे बढ़िए 20 की तरफ। 20 क्वेश्चन में आइए, इसमें आपको पूछा जा रहा है 20 नंबर में। 20 नंबर में देखिए इसमें आपसे रिएक्शन दिया हुआ है CH3CH2Cl + NaI। ये जो बच्चों पूछ रहा है प्रोडक्ट भी दे दिया है और रिएक्टेंट भी दे दिया है। प्रोडक्ट बन रहा है आपका CH3CH2I और NaCl। बच्चों ये ऊर्ज रिएक्शन है कि नहीं है, तो बच्चों ऊर्ज रिएक्शन में आपको याद होगा कि उसमें अल्केन कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल ही नहीं होगा। सैंड मेयर भी नहीं होगा, क्योंकि ये हैलो जो है कि अरिन का ये रिएक्शन है, जबकि ये
एलिफैटिक में पूछा हुआ हेलो अल्केन का क्वेश्चन है, एक है फिंकेलेस्टीन, तो ये करेक्ट ऑप्शन है बच्चों, याद रखिएगा। ये जो रिएक्शन दिया हुआ फिंकेलेस्टीन रिएक्शन का है, जिसमें हम लोग क्लोरो जो है कि यहाँ पर इथेन लेते हैं या ब्रोमो इथेन भी ले सकते हैं, और सोडियम आयोडाइड जब ऐड करते हैं एसीटोन सॉल्वेंट के प्रेजेंस में और जब हीट करते हैं तो इथाइल आयोडाइड बनता है और सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है। तो इस बात का आप जो है कि ध्यान रखिएगा, नेमिंग रिएक्शन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, तो इसलिए आप ऐसे क्वेश्चन को जो है कि स्किप भी एग्जाम में नहीं करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है देखिए यहाँ पर आपको अल्डोल कंडेंसेशन से जो है कि क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। 21 जो क्वेश्चन है देखिए इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग विल अंडरगो अल्डोल कंडेंसेशन। बच्चों अल्डोल कंडेंसेशन के लिए आपको याद होना चाहिए कि कम से कम क्या होना चाहिए, एक अल्फा हाइड्रोजन एटम होना चाहिए। अगर होगा तो वो अल्डोल कंडेंसेशन को शो करेगा, और नहीं होगा तो वो अल्डोल कंडेंसेशन को शो नहीं करेगा। तो देखिए इसमें कितने ऐसे कंपाउंड हैं जिसमें एक जो है कि कम से कम क्या होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन जो है कि वो होना चाहिए, कम से कम बोला जा रहा है। और कंडीशन जो है इसके साथ साथ जो है कि कार्बोनिल ग्रुप जो है कि वो प्रेजेंट होना ही चाहिए। तो बच्चों इसमें अगर आप चेक करते हैं इसके अकॉर्डिंग, तो इसमें देखिए फर्स्ट जो ऑप्शन दिया गया है उस पर हम लोग डिस्कस करते हैं। पहला ऑप्शन है CH2 डबल बॉन्ड, CH और CHO है, इसका स्ट्रक्चर जो है आप ड्रॉ कर लीजिए। CH2 है, बीच में डबल बॉन्ड है, CH है, और फिर क्या है COH है। तो देखिए इसमें कार्बोनिल ग्रुप तो है, और कार्बोनिल ग्रुप के बगल वाला कार्बन क्या होता है, अल्फा, और उसके साथ जो हाइड्रोजन अटैच्ड है वो क्या होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन जो है वो होना चाहिए। तो अल्फा हाइड्रोजन देखिए यहाँ पर प्रेजेंट है, बट ये जो कार्बन है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और ये भी कार्बन sp2 है। तो अभी कंफर्म नहीं करना है कि ये होगा कि नहीं होगा, पहले चेक कर लीजिए। नेक्स्ट बी में जो दिया हुआ देखिए, इसका स्ट्रक्चर जब ड्रॉ करेंगे तो CH है, तो ये क्या हो जाएगा HC, बीच में डबल बॉन्ड है, फिर C है, और फिर क्या है CHO है। तो आप ऐसे ड्रॉ करेंगे तो देखिए ये कार्बन जो है 2 और 1 तीन ही बॉन्ड बना रहा था, तो ऐसे भी गलत हो गया कि ऑप्शन ही गलत दिया हुआ है। नेक्स्ट जो है डी नंबर में आइए और यहाँ पर सी नंबर में चेक कीजिए। सी पहले चेक कर लेते हैं हम लोग। C6H5CHO है। C6H5 का मतलब क्या है यहाँ पर कि बेंजीन रिंग है और इसके साथ में क्या है COH ग्रुप है। देखिए बच्चों यहाँ पर कार्बोनिल ग्रुप तो है और उसके बाद नेक्स्ट वाला जो कार्बन है वो कैसा हाइब्रिडाइज्ड है, यहाँ पर sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, बट यहाँ पर कोई हाइड्रोजन जो है वो देखिए प्रेजेंट नहीं है इस कंपाउंड में। क्यों? क्योंकि ये कार्बन जो है 2 बॉन्ड इधर बना लिया, एक इधर और एक इधर 4, तो ये ऑप्शन तो वैसे भी गया। अब बचा क्या, डी ऑप्शन में आइए। डी ऑप्शन में क्या लिखा हुआ देखिए, CH3 है और इसके साथ में यहां पर देखिए क्या लिखा हुआ है COH। तो देखिए कार्बोनिल ग्रुप भी है और अल्फा कार्बन भी है, और अल्फा हाइड्रोजन कितना है बच्चों, 3 है, एक नहीं 3 है। कम से कम मैं बोला था कि 1 होना चाहिए, बट यहां पर है कितना, 3, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब आप कंफ्यूज रहेंगे कि ऑप्शन सर इसमें टिक कौन सा लगाएंगे। इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन जो है वो कि प्रेजेंट था, इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन जो है कि प्रेजेंट है, लेकिन डिफरेंस क्या है कि ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है कार्बन और ये वाला जो कार्बन है वो sp2 है। तो ध्यान रखेंगे अल्डोल कंडेंसेशन के लिए कार्बोनिल ग्रुप और साथ ही साथ अल्फा हाइड्रोजन एटम किस कार्बन पे होना चाहिए, sp3 हाइब्रिडाइज्ड जो है कि कार्बन पे होना चाहिए, तब जाकर के जो है कि ये आपका पार्टिसिपेट करेगा किस में, अल्डोल कंडेंसेशन में। ये काफी इंपॉर्टेंट बात है, बहुत अच्छा क्वेश्चन जो है कि ये सेट किए हैं। इस क्वेश्चन में जो है कि आपको याद रखना है अल्डोल कंडेंसेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो है ये क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आज का ये टेस्ट पेपर का जो है सबसे अच्छा क्वेश्चन जो है वो ये दिया हुआ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन और बहुत अच्छा क्वेश्चन सेट है। देखिए नेक्स्ट जो है 22, अब ज्यादा क्वेश्चन नहीं बचा हुआ बच्चों, 2-3 क्वेश्चन है, जल्दी से हम लोग देखते हैं, इसको कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन देखिए इसमें 22 नंबर में क्या पूछा जा रहा है आपको इसमें कि वन ऑफ द रिएजेंट्स फॉर गैटरमैन रिएक्शन इज, गैटरमैन रिएक्शन के लिए पूछ रहा है कि कौन सा इसमें रिएजेंट यूज होता है। पहले जो है देखिए CuHCl लिखा हुआ है, उसके बाद जो है देखिए CuBrHBr लिखा हुआ है, उसके बाद कॉपर एट 573 केल्विन है। तो जो बच्चे हेलोअरीन पढ़े होंगे उनको याद होगा ये ऑप्शन तो बिल्कुल ही नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। ऑप्शन सिर्फ क्या है यहाँ पर बचा क्या, एक CuBr और HBr और एक क्या बचा Cu और HCl। तो ये जो है वो गैटरमैन का है बच्चों, और ये जो है वो सैंड मेयर रिएक्शन में जो है कि ये यूज होता है कि जब कॉपर के साथ जब हैलोजन जब यूज होता है तो वो जो है
कि वो कहां पर होता है, ये सैंडमेयर में, और सिर्फ कॉपर अगर मेटल दिया हुआ तो वो गैटरमैन का है। तो 22 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही ऑप्शन जो है वो ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बच्चों यहां पर आगे बढ़ते 23 नंबर क्वेश्चन। देखिए 23 क्वेश्चन में इसमें क्या पूछा जा रहा है आपसे, इसमें मेंशन किया हुआ है कि एनिलीन जो है, इसमें पूछा जा रहा है आपसे कि एनिलीन इज मोर बेसिक देन NH3, लेस बेसिक देन NH3, इक्वल टू बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ NH3 और नन ऑफ दीज। तो सबसे पहले एनिलीन का स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए। एनिलीन का स्ट्रक्चर क्या होता है बच्चों कि बेंजीन रिंग के साथ में इसमें जो है कि आपका NH2 ग्रुप जो है ये अटैच्ड होता है, और अमोनिया क्या होता है, NH3 जो है, NH3 का स्ट्रक्चर देखिए ये है, NH3 का स्ट्रक्चर ये है। तो इसमें पूछा जा रहा है कि एनिलीन इज लेस बेसिक होगा कि मोर बेसिक होगा। तो देखिए बच्चों यहां पर ये आपको जो NH2 ग्रुप है, तो NH2 ग्रुप में क्या होता है कि ये लोन पेयर जो है आपको पता होगा ये कंजुगेशन में जो है वो पार्टिसिपेट करता है, और रेजोनेंस में ये उसके बाद जो है ये इन्वॉल्व हो जाता है। तो यहाँ का लोन पेयर जब यहाँ शिफ्ट होता तो फिर नेक्स्ट जो पाई बॉन्ड है वो यहाँ शिफ्ट हो जाता। तो और जबकि नाइट्रोजन पे जो लोन पेयर है ये कहीं इसमें इसका जो पोजीशन है वो चेंज नहीं होता, ये डीलोकलाइज्ड नहीं होता, ये लोकलाइज्ड होता। तो इसलिए इसमें याद रखिएगा कि ये जो है कि अपना इलेक्ट्रॉन जो है वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट जो है कि इसका लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जो है नाइट्रोजन का हो जाता है, जिसके कारण ये लेस बेसिक होता है किसके कंपैरिजन में, NH3 के कंपैरिजन में, यानी अमोनिया। नेक्स्ट जो है बच्चों यहां पर देखिए 24 क्वेश्चन नंबर, इसके बाद लास्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। देखिए 24 जो क्वेश्चन है इसे पूछ रहा है कि 1 डिग्री एसिड अमाइड में बी कन्वर्टेड इनटू अमीन बाई, पूछा जा रहा है हॉफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन, नेक्स्ट जो है वो क्लेजन रिएक्शन है, पर्किन रिएक्शन है, सैंडमेयर रिएक्शन है। तो बच्चों इसमें पूछ रहा है कि 1 डिग्री एसिड जो अमाइड होगा, एसिड अमाइड क्या होता है बच्चों, तो उसमें CONH2 ग्रुप जो है वो प्रेजेंट होता है, ठीक है, इधर R जो है कि ग्रुप होगा, और ये पूछा जा रहा है कि ये अमीन में किसके थ्रू जो है वो कन्वर्ट होता है, अमीन यानी NH2 में। तो बच्चों आप लोगों को याद होगा इस रिएक्शन का मैं नाम बता दूं, हॉफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन है ये। इसमें जो है कि Cl2 जो है कि हम लोग ऐड करते हैं, और बेस में जो है कि NaOH जो है वो ले लीजिए, या KOH, ये 4 मोल लेते हैं। जब यहां से ये रिएक्शन जब हम लोग करवाते हैं तो एक जो है कि वो क्या बन जाता है, RNH2, ये कंपाउंड जो है वो क्या कहलाता है, अमीन, और ये जो है वो क्या है, एसिड अमाइड है। इसमें जब Cl2 डालते हैं और 4 मोल NaOH डालते हैं तो आगे जो है एडिशन प्रोडक्ट में जो है कि यहाँ से NaCl भी निकलता है, Na2CO3 जो है इसके साथ साथ जो रिलीज होता है वो Na2CO3 रिलीज हो जाएगा, और क्या रिलीज होगा, NaCl, और प्लस क्या रिलीज होगा, H2O प्रोडक्ट में। तो ये याद रखेंगे, रिएक्टेंट में RCO, NH2, Cl2 और NaOH डालते हैं, प्रोडक्ट में जो है कि क्या बनेगा, RNH2, Na2CO3, NaCl और H2O। ये रिएक्शन बाइलेंस जो है कि आप लिख करके एक बार कर लीजिएगा। मेन जो प्रोडक्ट है वो अमीन बनता है एसिड अमाइड से, किसमें, हॉफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन में। नेक्स्ट बच्चों लास्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखने जा रहे हैं 25 नंबर क्वेश्चन। 25 नंबर क्वेश्चन में देखिए यहां पर आपसे क्या पूछा जा रहा है, ये एक क्वेश्चन देखिए लास्ट में बायोमोलिक्यूल्स से ये क्वेश्चन है, इसका स्ट्रक्चर बनाना तो पॉसिबल नहीं है, ये क्वेश्चन बायोमोलिक्यूल्स से है। ये माल्टोज जो है आपको दिया हुआ है, और बोला जा रहा है कि इज डाइसेकेराइड ऑफ, डाइसेकेराइड का मतलब होता है बच्चों कि जब आप किसी भी सबस्टेंस को जब आप डिसॉल्व जब करते हैं, मतलब हाइड्रोलिसिस जब करवाते हैं वाटर में, जब डिसॉल्व करते हैं, और उसके बाद अगर वो अगर मोनोसेकेराइड कंपाउंड में जो है अगर कन्वर्ट होता है, अगर उसका डिसोसिएशन अगर होता है तो वो जो है वो क्या कहलाता है, डाइसेकेराइड। मतलब आफ्टर हाइड्रोलिसिस वो 2 सिंपलर कंपाउंड में कन्वर्ट अगर होता है तो वो डाइसेकेराइड कहलाएगा। तो माल्टोज का जब हाइड्रोलिसिस करवाते हैं तो ये रिएक्शन जो है वो याद रखिएगा, माल्टोज प्लस H2O, ये जब रिएक्शन होता है एसिड कैटलिस्ट के प्रेजेंस में तो 2 मोल्स जो है वो ग्लूकोज बनता है, यानी C6H12O6। तो देखिए इसमें ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज है, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज है, इसमें देखिए ग्लूकोज एंड ग्लूकोज है। तो ऑप्शन कौन सा सही है, सी ऑप्शन इज करेक्ट, एंड बाकी जो है वो क्या है, गलत है। ये जो है कि ऑप्शन नहीं होंगे, ये रिएक्शन भी मैं लिख दिया हूं, आप याद रखिएगा। इसके बाद जो है बच्चों
अब यहां से स्टार्ट होता है आपका सेक्शन बी। तो सेक्शन बी जो है बच्चों, जैसा कि मैं पहले ही बताया था कि आज के इस लेक्चर में जो है कि जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन जो सेक्शन ए में जो पूछे जाते हैं आपके सेक्शन ए में एमसीक्यू क्वेश्चन, ये 1 to 25 क्वेश्चन जो है, यानी 25 मार्क्स का क्वेश्चन, चूंकि एक क्वेश्चन 1 नंबर का है, तो आज के इस लेक्चर में जो है मैं 25 मार्क्स का क्वेश्चन जो है आप लोगों को एक एक कॉन्सेप्ट के साथ जो है कि मैं सॉल्व करवाया हूं। तो अगर आप चाहते हैं कि आगे सेक्शन बी, सी और डी का भी क्वेश्चन अगर आप करना चाहते हैं केमिस्ट्री का, अगर आप नहीं भी पढ़े हैं साल भर बच्चों, तो इस क्वेश्चन को आप अगर एक बार देख लीजिएगा, जो कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूं अगर उसको आप समझ लीजिएगा, क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लीजिएगा, तो यकीन मानिए एग्जाम में आप पास जरूर हो जाइएगा। मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि टॉप कर जाइएगा, लेकिन पास जरूर कर जाइएगा। और जो बच्चे साल भर मेहनत किए हैं, जो साल भर रेगुलर स्टडी किए हैं, उनके लिए तो खैर ये रामबाण का जो है कि ये काम करेगा। जो मैं कॉन्सेप्ट बताया हूं उनका एक बार जो है कि ओवरऑल पूरा कॉन्सेप्ट का जो है ये रिवीजन हो रहा होगा। तो अगर आप बच्चों चाहते हैं कि आगे भी जो 3 सेक्शन बचा हुआ है, सेक्शन बी, सी और डी का क्वेश्चन अगर आप करना चाहते हैं केमिस्ट्री का, तो आप जरूर केमिस्ट्री बाय शशि भूषण यूट्यूब चैनल को जो है, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले जाकर के आप सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल्स में जो भी साइंस लिए हैं, यानी आईएससी कर रहे थे और इस बार एग्जाम देने वाले हैं बोर्ड का, तो बच्चों केमिस्ट्री का मॉडल क्वेश्चन पेपर जो है विद सॉल्यूशन, अगर वो देखना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो आप जरूर उनके पास जो है कि इस वीडियो को फॉरवर्ड कर दीजिए, जरूर शेयर कीजिए अपने फ्रेंड सर्कल्स में, ताकि उनको भी जो है कि पूरा एनालिसिस जो है कि पेपर का जो है कि वो हो सके कि क्या केमिस्ट्री में क्वेश्चन इस बार आने वाला है, किस टाइप का क्वेश्चन आने वाला है, कौन कौन से चैप्टर्स को वो टच कर रहा है। तो ये सारा जो कॉन्सेप्ट है वो आपको इस वीडियो लेक्चर से जो है कि आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। तो बच्चों इसी तरह से आप बने रहिए मेरे चैनल के साथ। मैं नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूं जिसमें आपको एक एक करके जो है कि सेक्शन वाइज मैं क्वेश्चन करवाऊंगा। तब तक के लिए आप ये जो नोट्स हैं जितना मैं बताया हूं आप बना करके रखिएगा, रिवीजन करके रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर्स में। थैंक यू।